हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईटेक वर्ल्ड AKTU। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग की यूनिट 2 को कवर करने वाले हैं। तो ये बेसिकली यूनिट 2 का सिलेबस है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। हम लोग अपने मेन टॉपिक से शुरू करेंगे जो है पावर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या पावर्स होती हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। बस पहले अभी इतना समझ लो कि पार्लियामेंट के अंदर कौन आ गया। पार्लियामेंट के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, लोकसभा आ गया, राज्यसभा आ गया और द प्रेसिडेंट आ गया। ठीक है, तो ये सारे लोग यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आ गए। अब पावर्स क्या होती है इंडियन पार्लियामेंट की? तो सबसे पहली पावर होती है लेजिस्लेटिव पावर। तो आप कभी भी ये वर्ड देखो लेजिस्लेटिव पावर्स का, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग। ठीक है, किसी कंट्री के लिए अगर जो लॉ बनाता है वो हम लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं। और ये जो प्रिविलेज है, ये जो पावर है, ये पार्लियामेंट को यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट भी आते हैं, बेसिकली लिस्ट आती हैं जिसमें है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली पार्लियामेंट लॉ ओवरराइड स्टेट लॉ, बेसिकली पार्लियामेंट के जो लॉ होंगे वो स्टेट लॉ पे ओवरराइड कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि पार्लियामेंट के पास वो पावर है लॉ मेकिंग की, कि वो पूरी कंट्री के लिए लॉ बना सके। ठीक है, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव पावर। So the government is responsible to the parliament for its action. Parliament control this through committees, question R and 0R. तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर क्या हो गई कि जो गवर्नमेंट है उस पर कंट्रोल रखना, ये यहाँ पर आपकी पार्लियामेंट के ऊपर होता है। और पार्लियामेंट ये बहुत सारी चीजों से करती है, जैसे कम्युनिटी उसने कर ली। ठीक है, वहां देखिएगा कि गवर्नमेंट ने जो भी काम किए हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल में क्या आ गया? पार्लियामेंट अप्रूव्स द बजट एंड मॉनिटर्स द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज थ्रू कमिटीज। अब ये जो कमेटी यहाँ पर सेटअप होती है, पार्लियामेंट के पास ये भी प्रिविलेज है, ये भी पावर है कि पहले तो वो बजट को अप्रूव करे, है ना। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करी हैं, जो भी चीजें करी हैं, उनको मॉनिटर करने की पावर भी हमारी पार्लियामेंट के पास ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। सो कॉन्स्टिट्यूएंट में हमने देखा था अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सके। ऑब्वियसली यहाँ पर मेजोरिटी चाहिए होगी दोनों हाउस की और प्रेसिडेंट की भी, और यहाँ पर वो न्यू लॉज भी मेकिंग कर सकती है। ठीक है, जिसको हम लेजिस्लेटिव पावर भी देख चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल भी यहाँ पर जो वर्ड आता है वो भी आपको कहीं दिखे तो समझ लेना कि वो कोर्ट से रिलेटेड होगा। एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को इंसाफ मिलता है, न्याय मिलता है। ठीक है, सो जुडिशियल पावर में आ गया पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, रिमूव जजेस, बेसिकली जो जज हैं उनको रिमूव कर सकता है, उसके साथ मेंबर्स को पनिश कर सकता है अगर उन्होंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लॉ है, कोई एक्ट है, उसको वायलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्टोरल पावर। अब इलेक्टोरल का मतलब होता है कि किसी को इलेक्ट करने की पावर। ठीक है, तो पार्लियामेंट यहाँ पर इलेक्शन में हेल्प करती है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की, जैसे कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट है अदर पावर्स। अब ये सारी पावर्स के अलावा जो पावर्स होती हैं पार्लियामेंट की वो भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को यहाँ पर डिस्कस करना। ठीक है, इसके साथ साथ इमरजेंसीज को डिक्लेयर करना, या और भी बहुत सारी पावर्स जो है वो पार्लियामेंट के अंडर आती हैं। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर पावर्स होती हैं पार्लियामेंट की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर जो दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर की चीजें देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करना। सबसे पहला जो हाउस है वो है राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ द स्टेट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, और हम इसको अपर हाउस भी बोलते हैं इंडियन पार्लियामेंट का। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम यहाँ पर स्ट्रेंथ होती है मेंबर्स की वो 250 मेंबर्स होती है, जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से होते हैं, और 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो 12 मेंबर्स होंगे ये अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज होंगे, जैसे कि कोई आर्ट में अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, या अलग अलग फील्ड्स में। ठीक है, तो ये यहाँ से इनका नॉमिनेशन होता है। जो करंट स्ट्रेंथ है यहाँ पर राज्यसभा की वो 245 है। और हमेशा याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पर जो चीजें बोल्ड में लिखी हैं वो हमेशा चीजें याद रखना, अगर उसको लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है।
जैसे यहाँ पर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन जो हमारी राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, बस उसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, मेंबर्स सर्व 6 ईयर टर्म, तो यहाँ पर 6 ईयर इनका टर्म्स होता है और 6 ईयर्स के बाद वो री इलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा पूरी डिसॉल्व कभी नहीं होती। मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के, तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बेसिकली यहाँ पर इलेक्शन होता है। ठीक है, अभी लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है वो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो इतना आपको जानना है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, यहाँ पर कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और कितना उनका टाइम पीरियड है, यहाँ पर टेन्योर है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा। तो लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, इसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, और ये डायरेक्टली पीपल के थ्रू इलेक्ट होते हैं ये लोग, वोटिंग के थ्रू। ठीक है, जो हम लोग करते हैं। तो इसमें अप्रॉक्स यहाँ पर जो लोग हैं वो 552 मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के भी हैं और यूनियन टेरिटरी जैसे राज्यसभा में था। ठीक है, इसके साथ जैसे वहां पर 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे थे, यहाँ पर प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। और ये जो बेसिकली सीट्स होती हैं, जैसे आप लोगों को पता भी होगा, अभी भी इलेक्शन होता है, तो जो सीट होती हैं हर एक स्टेट में वो उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मेंबर्स का सर्व करने का पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, राज्यसभा में 6 ईयर्स का होता था, और लोकसभा यहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है, मतलब बेसिकली उससे पहले भी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शंस या पावर क्या है लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है, तो ये पूछा जाता है पेपर में, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इजी बनाने के लिए मैंने इसको टेबल के फॉर्म में लिख दिया है, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पढ़ते हैं अपनी पहली पावर से, जो है लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हो गया, लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया लॉ मेकिंग, है ना। तो राज्यसभा के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो राज्यसभा में इक्वल पावर विथ लोकसभा फॉर ऑर्डिनरी लॉ, बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस हियर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इक्वली पावर मिली हुई है राज्यसभा को लोकसभा की तरह। लोकसभा में देखें तो डोमिनेंट इन लॉ मेकिंग, बेसिकली यहाँ पर डोमिनेंट हो जाता है लोकसभा, लोकसभा को थोड़ी सी ज्यादा प्रिविलेज मिली है। ठीक है, अधिकतर जो बिल्स होते हैं वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल। सो फाइनेंशियल क्या है, हमेशा याद रखना, राज्यसभा में कभी भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। राज्यसभा सिर्फ मनी बिल में चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो फाइनल कॉल होता है वो लोकसभा का होता है। ठीक है, और लोकसभा में क्या है, लोकसभा फाइनेंशियल मैटर्स में हमेशा सुपीरियर है, लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर। सो एग्जीक्यूटिव बेसिकली क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको यहाँ पर डिसमिस नहीं कर सकता है राज्यसभा, लेकिन यहाँ पर लोकसभा डिसमिस कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर यहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, मतलब ये पता चल जाए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको अपनी पोजीशन से हटा भी सकती है लोकसभा। ठीक है, अमेंडमेंट भी क्या, अमेंडमेंट तो हमने देखा था कि कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विथ लोकसभा बाय पासिंग विद अ 2/3 मेजोरिटी, और यहाँ पर शेयर्स पावर टू, बेसिकली दोनों के पास सिमिलर ही पावर होती है अमेंडमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है इलेक्टोरल। तो बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड जो पावर है, तो पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इसके साथ साथ डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, यहाँ पर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो पावर्स हैं वो सेम है, डिफरेंस यहाँ पर फाइनेंशियल पावर्स में आता है। जुडिशियल में क्या हो गया, कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट विथ लोकसभा, कैन रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो जो हमने देखा पार्लियामेंट की पावर्स थी, ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की भी है, और सिमिलरली यहाँ पर भी। इमरजेंसी पावर्स क्या हो गई, मस्ट अप्रूव एनी इमरजेंसी डिक्लेरेशन मेड बाय प्रेसिडेंट। तो बेसिकली अगर प्रेसिडेंट ने कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करी है, उसको अप्रूव करने का यहाँ पर राज्यसभा के पास प्रिविलेज है, और सेम विथ तुम्हारा लोकसभा भी। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर पावर्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम क्योंकि पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो हमने लोकसभा की पढ़ ली, राज्यसभा की पढ़ ली, अब प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर क्या हो गई, बेसिकली हमने यूनिट 1 में भी देखा था कि जो प्रेसिडेंट है उनको हम सेरेमोनियल हेड कहते हैं, है ना। रियल हेड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सो हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के हेड होते हैं। कुछ की ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट में ये हेल्प करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, जजेस एक्सेट्रा। लेजिस्लेटिव बेसिकली लॉ मेकिंग में क्या होगा, पार्लियामेंट के सेशंस को एड्रेस करना,
पार्लियामेंट बेसिकली यहाँ पर जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व करने में यहाँ पर रोल होता है प्रेसिडेंट का, और जितने भी लॉज हैं उनको अप्रूवल दिलवाने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर्स क्या हो गई, बेसिकली इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का काम यहाँ पर प्रेसिडेंट का है। फाइनेंशियल में अगर हम देखें तो मनी बिल जो हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं उसको अप्रूव करने का काम प्रेसिडेंट का है। यूनियन बजट को यहाँ पर प्रेजेंट करने का काम प्रेसिडेंट का है। नेक्स्ट है मिलिट्री पावर, तो ये तो सबको ही पता होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्स के, है ना। वो यहाँ पर वॉर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और पीस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। सो जुडिशियल पावर क्या हो गई, जैसे कि चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं, बेसिकली इनके अपॉइंटमेंट में भी यहाँ पर प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इमरजेंसी पावर्स तो हमने देखी थी यूनिट 1 में कि इमरजेंसीज डिक्लेयर करना, जैसे कि कोई क्राइसिस आ गया फाइनेंशियल लेवल पे या नेशनल लेवल पे आ गया तो उस केस में इमरजेंसी डिक्लेयर करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए कि कंपेयर करो पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट विथ यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट क्या है, चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यूएस में डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंडिया में यहाँ पर इनडायरेक्टली होता है। एडवांटेज क्या है यहाँ पर यूएस की, स्टेबल गवर्नमेंट है, नो कोएलिशन प्रॉब्लम। बेसिकली अब ये कोएलिशन पॉलिटिक्स क्या है, बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो कि अगर किसी पार्टी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिली तो यहाँ पर क्या होता है, 3-4 पार्टी जो है वो साथ में आके यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती हैं, है ना। लेकिन ये प्रिविलेज, ये चीज यूएस में नहीं है, ये प्रिविलेज सिर्फ इंडियन प्रेसिडेंट में ही है। ठीक है, हेड ऑफ बोथ कंट्री एंड द गवर्नमेंट, लेकिन हमने देखा था कि इंडियन प्रेसिडेंट सिर्फ हेड ऑफ द कंट्री है, उनको हम सेरेमोनियल हेड बोलते हैं। जो रियल हेड है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, पावर क्या है, रियल पावर टू मेक डिसीजंस, मोस्टली अ फिगर हेड, नॉट मच रियल पावर, क्योंकि सारी पावर्स जो हैं, जो डिसीजन लेकिंग की पावर है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, तो उसको हमेशा याद रखना। इनका जो टर्म लेंथ होता है वो 4 इयर्स का होता है, कैन ओनली बी री इलेक्टेड वंस, और यहाँ पर 5 साल का होता है और यहाँ पर मल्टीपल री इलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस था दोनों प्रेसिडेंट के बीच में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की हमने आधे ज्यादा पावर देख ही ली है, बस यहाँ पर एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, आप यहाँ पर रियल हेड भी लिख सकते हो, and is appointed by the president after a party wins the general election। तो जैसे यहाँ पर नॉर्मल इलेक्शन होता है, हमने वोट दिया, जो भी पार्टी यहाँ पर जीती मेजॉरिटी से, उसको यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहली पावर क्या हो गया, लीडर ऑफ द कंट्री, है ना, कि जो गवर्नमेंट है उनका मेन लीडर कौन है, उनका मेन लीडर प्राइम मिनिस्टर है। असाइंस मिनिस्टर जॉब, अब ये मिनिस्टर्स कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल मिनिस्टर है ना, ये सारे मिनिस्टर्स हैं, तो इनको इनकी जॉब बताना कि आपको क्या क्या काम करना है, ये सारी चीजों का डिसीजन भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। ठीक है, लीड्स कैबिनेट मीटिंग, तो यहाँ पर जो मीटिंग्स होती हैं टॉप मिनिस्टर्स के साथ, उनको लीड एज अ लीडर कौन ट्रीट करता है, एज अ लीडर उन मीटिंग्स में होता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। रिप्रेजेंट इंडिया अब्रॉड, तो बेसिकली इंडिया को अब्रॉड में रिप्रेजेंट करना, इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं, जो मीटिंग होती हैं, उनको अटेंड करना भी प्राइम मिनिस्टर का ही काम होता है। फिर है कनेक्ट्स प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कनेक्ट करना यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का काम है। मेन एडवाइजर टू प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को बहुत सारी चीजों में एडवाइस देने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का होता है। कैन रिमूव मिनिस्टर्स, तो यहाँ पर ये मिनिस्टर्स को रिमूव भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट को एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट से बेसिकली बोल सकते हो रिजाइन दे दिया, तो उस केस में पूरी यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को टेबल फॉर्म से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किसकी क्या पावर्स है, फंक्शन है, क्योंकि इस यूनिट में हमें बहुत सारी पावर्स, बहुत सारे फंक्शंस पढ़ने हैं, तो वो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जुडिशरी। देखो जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम है लॉ मेकिंग करना, है ना, और लोगों को इंसाफ दिलाना। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब क्यों बने हुए हैं, ताकि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो, कोई क्राइम हो, तो उस केस में लोग यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर इंसाफ ले सकते हैं, है ना। तो जुडिशरी के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि आप यहाँ पर जो जजेस हैं,
बेसिकली यहाँ पर 3 कोर्ट्स की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इन तीनों जो कोर्ट हैं, इनमें जो जजेस हैं, इनकी क्वालिफिकेशन बताइए और क्या प्रोसीजर है वो बताइए। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो क्वालिफिकेशन आ जाती है, अब सबसे पहले तुम क्या करना, सब में तो लिख ही देना कि सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, लिख देना, ऑब्वियसली सबको सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। उसके बाद आता है एडवोकेट फॉर 7+ ईयर्स। तो किसी भी पर्सन को अगर जज बनना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो उसको यहाँ पर एडवोकेट होना चाहिए 7+ ईयर से, नॉट इन अदर यूनियन और स्टेट सर्विस, और हाई कोर्ट से यहाँ पर रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए कि हाँ ये पर्सन सही है, आप इसको एज अ जज इसको अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है, कंसल्ट गवर्नर एंड हाई कोर्ट जजेस। यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि हाई कोर्ट जजेस से यहाँ पर कंसल्ट लिया जाएगा, गवर्नर से कंसल्ट लिया जाएगा एंड हाई कोर्ट कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस। ठीक है, अच्छा हाई कोर्ट में क्या होगा, हाई कोर्ट में सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर 10+ ईयर्स। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंपैरिजन में बढ़ जाती है। उसके बाद आता है एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में 10+ ईयर से। ठीक है, यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट से होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्टेट के गवर्नर से यहाँ पर कंसल्ट किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अदर जजेस से भी यहाँ पर कंसल्ट किया जाता है। ठीक है, तब एक पर्टिकुलर पर्सन जाके हाई कोर्ट का जज बनता है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 65 ईयर्स ऑफ एज से कम होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5+ ईयर्स और एडवोकेट भी होना चाहिए। तो अब बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट आपका सबसे ऊपर कोर्ट है ना, उसके नीचे हाई कोर्ट आ गया, उसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, नेक्स्ट आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट आ गए। तो बेसिकली अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी कम होगी, हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंपैरिजन से ज्यादा होगी और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है, और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए यहाँ पर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। यहाँ पर प्रोसीजर क्या होता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन। यहाँ पर कोलेजियम सिस्टम यूज होता है, याद रखना सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यहाँ पर अपॉइंट करने के लिए कोलेजियम सिस्टम बनाया जाता है। बेसिकली सिस्टम क्या है, इसमें बहुत सारे जजेस यहाँ पर एक ग्रुप बनाया जाता है जो अपना यहाँ पर ओपिनियन देते हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर अपॉइंट होता है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 7 जजेस कैन बी अपॉइंटेड एंड कंसल्ट यहाँ पर किससे किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड समटाइम्स हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, तो अगर आप प्रोसीजर ना भी याद कर पाओ थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लेकिन इनकी क्वालिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, इसकी क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। तो ये यहाँ पर 2-2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जुडिशियल रिव्यू क्या है, इज व्हेन अ कोर्ट चेक्स इफ अ डिसीजन और एक्शन इज लॉफुल। बेसिकली अगर कोई पर्टिकुलर केस में किसी ने कोई डिसीजन दिया है, कोई एक्शन दिया है, ठीक है, तो उसको रिव्यू करना कि वो एक्शन लॉफुल था कि नहीं, वो एक्शन करेक्ट था कि नहीं, वो जुडिशियल रिव्यू होता है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, Judicial activism is when the judiciary actively protects citizens' rights and country legal system. Basically, जो citizens के right है उनको protect करना, country के legal system को protect करना ही तुम्हारा judicial activism है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये हमेशा पूछा जाता है और बहुत इजी भी है। देखो ये होता क्या है, public interest litigation PIL allows individual to file cases in court to protect the public interest on issues like pollution, terrorism and road safety. बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, इंडिविजुअल को एक पावर दी जाती है, एक प्रिविलेज दिया जाता है कि वो यहाँ पर कोर्ट में जाके अपने केस को फाइल करें और यहाँ पर उनका कंसर्न क्या होता है, उनका कंसर्न ये होता है कि वो अपने को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनसे प्रोटेक्ट करें, जैसे कि पोल्यूशन बहुत हो रहा है ना, टेररिज्म बहुत है, रोड में सेफ्टी नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर PIL के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली PIL अच्छे से डिफाइंड नहीं है लॉ के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीजें इफेक्ट होती हैं। एंड इट एम्पावर सिटीजन टू सीक जस्टिस थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। However, the petitioner must approve the case is generally in the public interest. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी केस आपको लग रहा है कि हाँ ये PIL के अंदर है और आपने जाके फाइल कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको पहले पता होना चाहिए जनरली कि हाँ वो केस जो है वो PIL के अंदर आता है, तभी आप उसको जाके PIL के अंदर यहाँ पर फाइल कर सकते हो। ठीक है, कुछ यहाँ पर कॉमन इश्यूज दे रखे हैं PIL के, जैसे बॉन्डेड लेबर है, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन है, वेज एक्सप्लॉयटेशन है,
अथॉरिटीज अगेंस्ट वुमेन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, या फिर आपके ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ये सारे केसेस PIL के अंदर हैं। अगर आप यहाँ पर है तो आप फाइल कर सकते हो कोर्ट में जाके। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोकपाल एंड लोक आयुक्त। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 2 का, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं लोकपाल क्या है। बेसिकली इतना समझ लो कि ये जो दोनों बॉडीज हैं, ठीक है, इनका यहाँ पर काम है करप्शन के खिलाफ यहाँ पर लड़ना। ठीक है, बस इतना याद रखो, बाकी भी आगे हम लोग देखते हैं। सो अ बॉडी दैट फाइट्स करप्शन एट द नेशनल लेवल, अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो वो लोकपाल है। अगर हम स्टेट लेवल में करप्शन को फाइट करने की बात करें तो वो लोक आयुक्त है। ठीक है, तो इसको बनाया किसने था? मेड बाय लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट, जो भी हम पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2013 में। और यहाँ पर लॉज मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए थे उससे यहाँ पर लोक आयुक्त बना था। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लुक्स इनटू कंप्लेंट अगेंस्ट द PM, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो बेसिकली इन सब की कंप्लेंट यहाँ पर देखते हैं ये लोग कि ये लोग किसी प्रकार का यहाँ पर कोई करप्शन तो नहीं कर रहे। और सिमिलरली यहाँ पर भी लुक्स इनटू कंप्लेंट अगेंस्ट स्टेट लेवल पॉलिटिशियन। ठीक है, मतलब ऐसे समझ सकते हो तुम कि जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिशियंस होंगे उनको यहाँ पर डील करने का काम लोकपाल का होगा, और जो यहाँ पर स्टेट लेवल के पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स होंगे उनको डील करने का काम लोक आयुक्त का होगा। ठीक है, यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होती है ऑब्वियसली यहाँ पर नेशनल लेवल है तो प्रेसिडेंट होंगे, और स्टेट लेवल पे है तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 चेयरपर्सन होगा और लगभग 8 मेंबर्स होंगे जिसमें से हाफ बीइंग जजेस। ठीक है, तो 8 बेसिकली यहाँ पर मेंबर्स होते हैं जिसमें से आधे जो होते हैं वो जजेस होते हैं। और यहाँ पर यूजुअली एक ही मेंबर होता है जिसको हम मेन पर्सन बोलते हैं, लोक आयुक्त बोलते हैं, या फिर एक छोटी सी टीम हो सकती है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, या फिर जब तक वो 70 ईयर्स ऑफ एज नहीं अटेन कर लेते। और यहाँ पर ये जो टर्म है ये स्टेट के रूल्स के साथ वैरी करती रहती है। ठीक है, लेकिन मेन क्वेश्चन हमारा आता है लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। तो ये कुछ नहीं है, इस एक्ट के अंदर बेसिकली क्या है, ये एक एंटी करप्शन लॉ है। ठीक है, इट एम्स टू सेट अप द लोकपाल एट द नेशनल लेवल। हमेशा इसको याद रखना कि एक एंटी करप्शन लॉ है, और इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि लोकपाल हम सेटअप करेंगे नेशनल लेवल पे, और लोक आयुक्त हम सेटअप करेंगे कहाँ पर? स्टेट लेवल पे, टू इन्वेस्टिगेट करप्शन एलिगेशन। बेसिकली जो भी करप्शन की एलिगेशन लगी होंगी जो हाई रैंकिंग पब्लिक ऑफिशियल्स होंगे, है ना, जैसे PM हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, MPs हो गए, जितने भी ग्रुप A के ऑफिशियल्स हैं, इनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगी होगी उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम यहाँ पर इनका होगा। ठीक है, इसमें की फीचर्स क्या आ गए? लोकपाल सेंट्रल लेवल पे, लोक आयुक्त स्टेट लेवल पे। स्टेट मस्ट सेटअप लोक आयुक्त विद इन 365 डेज ऑफ द एक्ट। तो बेसिकली ये एक्ट जब हुआ इसके बेसिकली 365 डेज के अंदर यहाँ पर लोक आयुक्त सेटअप हो जाना चाहिए। लोकपाल के पास यहाँ पर एक चेयरपर्सन है और 8 मेंबर्स जो हमने भी देख लिया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो हाफ ऑफ द लोकपाल मेंबर्स होंगे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज और वुमेन होंगे, और सिलेक्शन कमेटी यहाँ पर फॉर्म होगी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बहुत अलग यहाँ पर अदर्स लोग भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये एक्ट था, इस एक्ट को पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंस पेपर में एक बार पूछा जा चुका है कि आप चीफ मिनिस्टर के यहाँ पर फंक्शंस बताओ, तो पढ़ लेते हैं। देखो, स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन से लोग आ गए जो स्टेट लेवल पे प्रेजेंट है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं एंड गवर्नर हैं। ठीक है, तो इनके थोड़े थोड़ा यहाँ पर फंक्शंस और पावर्स हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है गवर्नर की पावर, जिसमें है एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे कि स्टेट से रिलेटेड जो डिसीजन होंगे वो गवर्नर एग्जीक्यूट करेंगे। चीफ मिनिस्टर अभी हमने पीछे भी देखा था, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल इनको अपॉइंट करेंगे। प्रेसिडेंट रूल में अपनी रिकमेंडेशन देंगे। लेजिस्लेटिव की बात करें तो लेजिस्लेटिव में यहाँ पर लेजिस्लेचर को ये डिसॉल्व कर सकते हैं, रिटर्न बिल अप्रूव कर सकते हैं। फाइनेंशियल की बात करें तो बेसिकली ये मनी बिल को कंट्रोल करते हैं, कॉन्टिजेंसी फंड को कंट्रोल करते हैं। कॉन्टिजेंसी फंड का मतलब क्या है कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो एक फंड यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाता है ताकि अगर कोई बुरा टाइम आए तो उस फंड को हम यूज कर सकें। ठीक है, जुडिशियल पावर्स क्या हो गई, जैसे कि यहाँ पर जजेस के अपॉइंटमेंट में यहाँ पर हेल्प करेगा, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट में भी यहाँ पर इनका रोल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये एक बार पेपर में आ चुका है, इसको पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर के ये जो रिलेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, यहाँ पर इनकी पावर क्या होती है, तो यहाँ रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट ये रिकमेंड करेंगे, असाइंस और रीशफल पोर्टफोलियोज, मीटिंग को लीड करेंगे और एक मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर क्या आ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गए, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर हेड हो गए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके नीचे हो गए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हो गए और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। गवर्नर के रिलेशन में बात करें तो यहाँ पर इन्फॉर्म गवर्नर अबाउट गवर्नमेंट डिसीजन, प्रोवाइड एडवाइस फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिपोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। स्टेट लेजिस्लेचर अभी हम देखेंगे, तो बेसिकली गवर्नर को एडवाइस करना अलग अलग लेजिस्लेचर में कि उनको डिसॉल्व करना है, समन करना है, ये सारी एडवाइस चीफ मिनिस्टर देते हैं। और अदर फंक्शन इनका क्या हो गया कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं जोनल काउंसिल के। ठीक है, ज्यादा एम्फेसिस मत देना, चांसेस बहुत कम है कि चीफ मिनिस्टर के फंक्शंस यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर है जो लॉज बनाते हैं स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो ये यूनिकैमरल हो सकता है बेसिकली, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली आ गया, या फिर बाय कैमरल हो सकता है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गया, जिसको हम विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ क्रिएट करेगी, कंट्रोल स्टेट फाइनेंसेस एंड ओवरसीज द एग्जीक्यूटिव, जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एडवाइजरी और रिव्यू लॉ। बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है लॉ को क्रिएट करना और लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम है उस लॉज को रिव्यू करना, उनको चेक करना। ठीक है, फंक्शंस क्या हो गए, बेसिकली इट मेक लॉज ऑन स्टेट मैटर, ये लॉ बनाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करेंगे, स्टेट के फाइनेंस को मैनेज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर भी इनके पास है, और यहाँ पर ये स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर में बस आपको इतना जानना है कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो ये देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। देखो हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट के अंदर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, जैसे कि ये सिविल और क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं किसी भी सिटी के अंदर, जैसे कि कैलकाटा है, बॉम्बे है, मद्रास है। ठीक है, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, लोगों की अपील को हेयर करना। ठीक है, जैसे आप मान लो कि आप गए यहाँ पर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है, और आपको यहाँ पर कोई केस चल रहा था, आपको जो भी जजमेंट मिला आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो अपील के लिए। ठीक है, वो आपका एपिलेट ज्यूरिडिक्शन हो गया। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, बेसिकली यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि यहाँ पर जजमेंट सर्व एज अ लीगल प्रेसिडेंस कैन पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो बेसिकली पहले जो केसेस हुए हैं उनको क्या क्या जजमेंट मिली हैं, वो सारी चीजें इन पर्टिकुलर कोर्ट में एज अ रिकॉर्ड रहती हैं, और अगर आगे किसी सिमिलर कोई ऐसा केस आ जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में आप उस जजमेंट को पढ़ के समझ सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। ठीक है, जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट को देखते हैं, रूल सेटअप करते हैं, और जुडिशियल रिव्यू तो हमने देखा ही था। सबऑर्डिनेट कोर्ट का काम क्या है, सिविल कोर्ट्स के अंदर आता है बेसिकली, इसमें प्रॉपर्टी एंड सिविल डिस्प्यूट जो होते हैं वो सारी चीजें आ गई, या फिर क्रिमिनल लेवल पे जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, कोई रॉबरी कर दी, उन सारी चीजों को हैंडल करने का काम भी यहाँ पर इन्हीं कोर्ट्स का होता है, और यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है। ठीक है, बेसिकली जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो 2 लेवल्स पे यहाँ पर जजमेंट करते हैं, एक सिविल लेवल पे और एक क्रिमिनल लेवल पे। सिविल में आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स आ गए और क्रिमिनल लेवल पे आपके क्राइम वाले आ गए। ठीक है, जैसे मर्डर या ये सारी चीजें। तो इसके साथ मेरी यूनिट 2 खत्म होती है। आई होप आप लोग को यूनिट 2 समझ में आई होगी। थैंक यू।